साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करने वाले हैं आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर अपने इंडियन ऑथर्स आते हैं और अपने सिलेबस में जो इंडियन ऑथर है अलग अलग जैसे इंडिविजुअल उनके नेम दिए हुए सिलेबस में। तो इन सिलेबस में अपने अनीता देसाई भी उनमें से प्रमुख है। अनीता देसाई के आज इस सेशन में अपने लाइफ और जो वर्क से संबंधित इनके जो लाइफ है, बायोग्राफी है और मेजर वर्क से संबंधित जो डेटा या जो फैक्ट है वो एग्जाम में आते हैं ना, वो सारे के सारे अपने क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इस सेशन के अंदर, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, चाहे वो आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर आए हुए हो या यूजीसी नेट के अंदर है या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर। जितने मुझे डेटा मिले वो सारे के सारे मैंने इस सेशन के अंदर कलेक्ट किए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या ऐसी कोई अदर वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें अनीता देसाई आपके सिलेबस में है और इनके जो बायोग्राफी से संबंधित है और मेजर जो इनके वर्क से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि अनीता देसाई का अगर आप ये सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो आपके बिल्कुल गलत नहीं होने वाले। हर बार जो एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होते हैं, जो इनके फैक्ट रिपीट होते हैं ना, वही अपने इस सेशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इसके साथ ही मित्रों, आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है। इसमें जितने अपने क्वेश्चन करें ना, जैसे जैसे क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊं वैसे ही आपको पहले एज्यूम करना है कि इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो अब बिना किसी देरी किए हुए अपने अनीता देसाई का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनीता देसाई वाज बोर्न इन स्पेस इन, यानी अनीता देसाई है, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 1927 दिल्ली, 1937 मसूरी, 1947 कोलकाता, 1957 मुंबई। मुंबई में भी नहीं हुआ, कोलकाता में भी नहीं हुआ, दिल्ली में भी नहीं हुआ। मित्रों, इनका जन्म हुआ था 1937 को मसूरी में। मसूरी वर्तमान में कहाँ पर है? अपने उत्तराखंड के देहरादून जिले में पड़ता है मसूरी। ठीक है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। हालांकि अनीता देसाई है, इनका जो बचपन है और इनकी जो एजुकेशन है ना, वो कम्प्लीटली बाद में कहाँ बीता? दिल्ली के अंदर, दिल्ली में। इनके पिताजी थे धीरेन मजूमदार। कई बार अनीता मजूमदार भी नाम आता है या अनीता मजूमदार देसाई। तो इनका अनीता देसाई है, इनके पिता का जो सरनेम था मजूमदार था। उनके पिताजी थे धीरेन मजूमदार, वो वैसे बंगाली थे, बंगाल के थे, और इनकी मदर है वो जर्मन थी। ठीक है, तो अनीता देसाई है ना, इनको बंगाली भी आती थी अपने फादर से, मदर से जर्मन आएगी। और ये इनका जो बचपन है और इनकी जो एजुकेशन है वो हुई थी दिल्ली में। तो बचपन दिल्ली में बीता। तो उस समय हिंदी तो अपने आज भी वर्तमान में दिल्ली में है, लेकिन उर्दू आज़ादी से पहले उर्दू का भी बोलबाला था, तो उनको उर्दू भी लैंग्वेज आती थी, स्पोकन लैंग्वेज, और हिंदी भी आती थी। इसके साथ ही वो मिशनरी स्कूल में पढ़े वहाँ पे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े, तो उनको इंग्लिश पे भी कमांड हो गई। तो 5 लैंग्वेज है, इनको 5 लैंग्वेज का नॉलेज था। हालांकि इन्होंने अपना जो लिटरेरी कैरियर है वो इंग्लिश में रखा। प्राइमरली इनकी जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश के अंदर ही है। तो 5 लैंग्वेज का इनको नॉलेज था। इनके बाद में इनका जो 1958 को क्या होता है, मैरिज हो जाती है। अश्विन देसाई से इनकी मैरिज होती है। इनको 4 बच्चे होते हैं, और एक बच्चा, एक जो इनकी डॉटर है किरण देसाई, जो आप जानते हैं बुकर प्राइज अवार्ड जिनको प्राप्त हो चुका है, वो उनकी बेटी है। ठीक है, तो आज भी अनीता देसाई जीवित है। जैसे 2025 में अपने इस क्लास को कर रहे हैं, तो आज भी वो जीवित है। अभी वो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA के अंदर ह्यूमैनिटीज की प्रोफेसर है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज के अंदर जो अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट आते हैं उनकी वो प्रोफेसर है USA के अंदर। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच अवार्ड डिड अनीता देसाई रिसीव इन 2014? 2014 में अनीता देसाई को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो मित्रों, अनीता देसाई है, इनको अवार्ड मिला था पद्म भूषण। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। जो अपने 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पहला भारत रत्न होता है, दूसरा पद्म विभूषण होता है, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा पद्मश्री। तो जो इनको ना तीसरा जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सिविलियन अवार्ड है, वो मिला हुआ है लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन के कारण। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज अनीता देसाई ऑफन कॉल्ड इन लिटरेरी सर्कल्स? लिटरेरी सर्कल्स के अंदर अनीता देसाई को किस नाम से जाना जाता है? मदर ऑफ इंडियन फिक्शन, मदर ऑफ द इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवल, क्वीन ऑफ इंडियन लिटरेचर, पायनियर ऑफ इंडियन मॉडर्निज्म।
तो पायनियर ऑफ इंडियन मॉडर्निज्म भी नहीं है, क्वीन ऑफ इंडियन लिटरेचर भी नहीं है, और मदर ऑफ इंडियन फिक्शन भी नहीं है मित्रों। इनको मदर ऑफ द इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवल के लिए जाना जाता है। इनको साइकोलॉजिकल नॉवल की मदर कहा जाता है। इंडियन साइकोलॉजिकल नॉवल है उनकी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो नॉवल है ना, वो लगभग साइकोलॉजिकल नॉवल है। साइकोलॉजिकल नॉवल होते हैं जिसमें अपने आंतरिक जो अपने मानसिक चीजें होती है उनको व्यक्त करना, उनके जो करेक्टर्स है उनके अंदर आंतरिक जो इनका कन्फ्लिक्ट होता है उसको इनके जो नॉवल है वो शो करते हैं। इनको 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ इनको वर्जीनिया वुल्फ ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ अनीता देसाई डेब्यू नॉवल? अनीता देसाई के डेब्यू नॉवल का टाइटल क्या है? वॉइसेज इन द सिटी, क्राई द पीकॉक, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ द डे। हालांकि ये सभी नॉवल है ना, ये अनीता देसाई के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन अपने को पहले नॉवल के बारे में बताना है, वो है क्राई द पीकॉक। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कब पब्लिश हुआ था? 1963 को। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ क्राई द पीकॉक? क्राई द पीकॉक के अंदर प्रोटैगनिस्ट कौन है, यानी मुख्य कैरेक्टर कौन है? सीता, माया, नंदा कौल, उमा, ये सभी इनके नॉवल के मुख्य कैरेक्टर है, लेकिन अपन को क्राई द पीकॉक का बताना है, वो हो जाएगा माया। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले जो नॉवल होता है मित्रों, कोई भी राइटर देख लीजिए आप, उसके पहले नॉवल के आपको कैरेक्टर आना चाहिए, उसका प्रोटैगनिस्ट आना चाहिए, उसकी थीम आनी चाहिए। क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। या जो जिन नॉवेल्स को अवार्ड मिले हुए हैं, कोई रचना है उसको अवार्ड मिला हुआ है, वो आप बिल्कुल ध्यान से उसकी सारी चीजें ये देख लोगे, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्राई द पीकॉक के अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो माया है, और प्रोटैगनिस्ट के हस्बैंड का नाम है ना मित्रों, वो गौतमा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। गौतमा एक वकील होता है, माया यंग होती है, ये मिडिल एज का होता है। इनकी जो मैरिज होती है ना, मैरिज से माया खुश नहीं है, क्योंकि ये गौतमा है इनको लव नहीं देता है, इसलिए माया है वो बिल्कुल एकांत में रहती है। तो इसकी जो थीम है ना, वो एलिनेशन और आइसोलेशन थीम है। क्राई द पीकॉक की अगर आपसे थीम भी पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगी? एलिनेशन एंड आइसोलेशन, अलगाव की भावना, एकांत की भावना है। ठीक है, और माया का जो साइकोलॉजी, ये भी जो क्राई द पीकॉक का ये साइकोलॉजिकल नॉवल है, इसमें पूरी की पूरी चीजें माया के माइंड में चलती है। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ वॉइसेज इन द सिटी? मित्रों, सेकंड जो नॉवल है वो है वॉइसेज इन द सिटी। इसकी प्राइमरी सेटिंग क्या है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लंदन। तो दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है, लंदन नहीं है मित्रों। इसकी जो सेटिंग है ना वॉइसेज इन द सिटी, उसकी अपने सेटिंग है कलकत्ता में। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये 1965 को पब्लिश हुआ था, ये भी ध्यान रख सकते हो कि वॉइसेज इन द सिटी का पब्लिकेशन हुआ था 1965 को। उनकी जो सेटिंग है वो कलकत्ता के अंदर है। इसमें मित्रों जो अपने वॉइसेज इन सिटी है ना, इसमें 3 सिबलिंग है, 3 भाई बहन है। पहले का नाम निरोध है, निरोध। ठीक है, दूसरे का नाम है मोनिशा, और निरोध, मोनिशा और आमला। निरोध है ना, वो एक जर्नलिस्ट है, जो उदासीन जर्नलिस्ट है, वो एक पत्रकार है जो सुखी नहीं है, वो दुखी पत्रकार है। मोनिशा है, वो उसकी जो मैरिज है ना, मोनिशा से मैरिज याद रख लेना, अनहैप्पी मैरिज है उसकी। और आमला है, वो एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के रूप में बहुत बड़ी पहचान बनाना चाहता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वॉइस इन द सिटी 1965 को पब्लिश हुआ, कलकत्ता इनका जो मेजर सेटिंग है, वहीं पे 3 सिबलिंग्स के बारे में है, निरोध, मोनिशा, आमला। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नॉवल एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन लंदन? कौन सा ऐसा नॉवल है जो इंडियन इमिग्रेंट्स, जो भारतीय प्रवासी है जो लंदन में रहते हैं, उनकी लाइफ को शो करता है? बॉमगार्टनर्स बॉम्बे, बाय बाय ब्लैकबोर्ड, जर्नी टू इथाका, फास्टिंग फिस्टिंग। ये सभी नॉवल इन्हीं के, ध्यान रखना। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? बाय बाय ब्लैकबोर्ड। बाय बाय ब्लैकबोर्ड है मित्रों, इसमें इंडियन इमिग्रेंट्स है ना, इनकी परेशानियों को दिखाएगा जो लंदन में रहते हैं। ये अपने 1971 के अंदर पब्लिश हो रखा है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ वेयर शैल वी गो दिस समर? मित्रों, अनीता देसाई का एक नॉवल है वेयर शैल वी गो दिस समर, जो 1975 को पब्लिश हुआ था। इसकी मेजर थीम क्या है? भी फीमेल ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल अपील, इकोनॉमिक स्ट्रगल, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। तो स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की भी बात नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रगल की बात नहीं है, पॉलिटिकल अपील की बात नहीं है मित्रों, फीमेल ऑटोनॉमी है, तो महिला स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, उसके बारे में बात हुई है। इसके जो मेजर प्रोटैगनिस्ट पूछा जाए वेयर शैल वी गो दिस समर का, वो सीता है। सीता है, इसका जो इसकी भी मैरिज है ना, वो अच्छी नहीं है, वो आज़ाद होना चाहती है।
ठीक है, तो फीमेल ऑटोनॉमी इसका मेजर थीम है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन फायर ऑन द माउंटेन? फायर ऑन द माउंटेन है मित्रों, वो 1977 को पब्लिश हुआ है। इसकी मेजर कैरेक्टर है, उसका नाम क्या है? राका, नंदा कोल, उमा, सीता। तो सीता हमने भी देख लिया, ठीक है, वेयर शैल वी गो दिसंबर के अंदर है। उमा भी नहीं है। इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है मित्रों, मेजर या सेंट्रल कैरेक्टर है, वो नंदा कोल है, एक विडो है, विधवा है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। और राका है ना, ये इसकी ग्रैंड डॉटर है, इसकी पोती है, ठीक है। नंदा कोल है मित्रों, ये बहुत अच्छा एक फायर ऑन द माउंटेन है ना, एक अच्छा नॉवल है। इसमें नंदा कोल एक विधवा महिला है, बूढ़ी महिला है, जो एकांत प्रिय है, वो एकांत में रहना चाहती है, लेकिन इनकी जो पोती है राका, ये इनके एकांत है उसको बिगाड़ती है। इस बारे में ये 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नोवेल अर्न अनिता देसाई द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978? 1978 को किस नोवेल में अनिता देसाई को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? किस नोवेल के कारण? क्लियर लाइट ऑफ द डे, फायर ऑन द माउंटेन, इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग। ये नोवेल तो सभी इन्हीं के कस्टडी है, फास्टिंग फीस्टिंग है और क्लियर लाइट ऑफ द डे। अपन बात करें फायर ऑन द माउंटेन मित्रों, 1977 को ये पब्लिश हुआ था और 1 साल बाद में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला इसके कारण। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टर है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मित्रों, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। और अदर जो आप इंडियन राइटर है वो देखना चाहते हैं तो उससे आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मैंने लिंक डाल दिया है पूरी प्लेलिस्ट का, अपने 2nd ग्रेड की कंप्लीट जो इंडियन ऑथर है उनकी, तो वो वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपके पास अपने अनिता देसाई से संबंधित कोई नोट्स नहीं है तो वो नोट्स भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उससे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने, मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नोवेल इज कंसिडर्ड अनिता देसाईज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क? कि कौन सा नोवेल है इनमें से जो अनिता देसाई का सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है ना वो माना जाता है? इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ द डे, फास्टिंग फीस्टिंग, बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे। यानी सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो डाली हुई है। कस्टडी नहीं है मित्रों, फास्टिंग फीस्टिंग नहीं है और बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे नहीं है। क्या हो जाएगा? क्लियर लाइट ऑफ द डे। क्लियर लाइट ऑफ द डे मित्रों 1980 को पब्लिश हुआ था। इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसको ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट नैरेटिव टेक्निक इज प्रोमिनेंट इन क्लियर लाइट ऑफ द डे? जो 1980 को पब्लिश हुआ है क्लियर लाइट ऑफ द डे, इसकी सबसे ज़्यादा नैरेटिव टेक्निक वह कौन सी प्रमुख है? फ्लैशबैक, मल्टीपल नैरेटर्स, लाइनियर क्रोनोलॉजी, एपिस्टलरी स्टाइल। एपिस्टलरी स्टाइल होता है मित्रों लेटर फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखना, तो वो तो नहीं है। लाइनियर क्रोनोलॉजी भी इसमें नहीं, यानी क्रोनोलॉजी के जैसे जैसे घटनाक्रम हुए हैं वैसे वैसे लिखना, वो भी नहीं है। मल्टीपल नरेटर, बहुत सारे नरेटर भी नहीं है। इसकी टेक्निक है फ्लैशबैक, यानी फ्लैशबैक में जाता है। इसमें जो अपने राइटर है, नॉवलिस्ट है, वो फ्लैशबैक में चीज़ें दिखाता है। उनकी कोई भी कैरेक्टर है उनकी लाइफ को पहले वर्तमान की लाइफ बताएगा, फिर उनकी जो फ्लैशबैक के बारे में बताना। तो ये क्लियर लाइट ऑफ द डे के अंदर है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नोवेल फीचर्स ए डिकेइंग फैमिली होम एज ए सिंबल? कौन सा नोवेल है जिसमें डिकेइंग फैमिली है ना, ये जो डिकेइंग होम है उनके बारे में बताया गया है? वॉइसेज इन द सिटी, क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग। तो मित्रों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिकेइंग फैमिली के बारे में या फैमिली टेंशन के बारे में बताया गया है तो वही है ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल क्लियर लाइट ऑफ द डे। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which novel was adapted into a film by इस्माइल मर्चेंट in 1993? 1993 को अनिता देसाई का ऐसा कौन सा नोवेल था जिस पर एक फिल्म बनाएगी इस्माइल मर्चेंट के द्वारा? डायरेक्टर थे क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी, बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे, फास्टिंग फीस्टिंग। फास्टिंग फीस्टिंग भी नहीं है, बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे भी नहीं है, क्लियर लाइट ऑफ द डे भी नहीं है मित्रों। इन कस्टडी जो राइटर है ना अपने अनिता देसाई, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। इन कस्टडी नोवेल है 1980 के अंदर, और 1993 में फिल्म बनाई थी इस्माइल मर्चेंट ने इन कस्टडी नाम पे। जो फिल्म का टाइटल था वो इन कस्टडी था, ठीक है। इसमें शशि कपूर है ना वो अपने हीरो थे, हीरोइन शबाना आजमी थी, इसके अलावा ओमपुरी भी इसमें थे। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट इन कस्टडी? इन कस्टडी के अंदर जो पोएट है ना उनका नाम क्या है? देवन, नूर,
राजा अरुण, तो मित्रों अरुण भी नहीं है, राजा भी नहीं है, देवन भी नहीं है। नूर है ना मित्रों, वो उसके अंदर पोइट है, ये ध्यान रखोगे आप। कस्टडी के अंदर जो एक करेक्टर है नूर, वो एक पोइट है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ देवन इन इन कस्टडी। इन कस्टडी के अंदर एक तो नूर मेजर करेक्टर है, इसके अलावा एक देवन है, तो उनका देवन का प्रोफेशन है ना वो क्या है? पोइट, जर्नलिस्ट, हिंदी लेक्चरर, हिस्टोरियन। तो मित्रों देवन है ना वो क्या है? पोइट भी नहीं है, जर्नलिस्ट भी नहीं है, हिस्टोरियन भी नहीं है, हिंदी लेक्चरर है। हिंदी के वो व्याख्याता है, हिंदी के लेक्चरर है। तो वो नूर है ना, नूर एक पोइट है, और पोइट किस लैंग्वेज के है? वो उर्दू के वो पोइट है, ठीक है। उनका वो क्या करते हैं? इंटरव्यू लेते हैं। कौन? देवन। तो ये एक हिंदी लेक्चरर है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इन कस्टडी। इन कस्टडी जो नॉवेल है ना उसका प्राइमरी फोकस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। डिक्लाइन ऑफ उर्दू कल्चर, विमेन्स लिबरेशन, रूरल पॉवर्टी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी नहीं है, रूरल पॉवर्टी भी नहीं है, विमेन्स लिबरेशन भी नहीं है। मित्रों बात चल रही है 1984 की, क्योंकि इन कस्टडी नॉवल है ना वो 1984 को लिखा गया था। उससे पहले भारत पाकिस्तान अपने अलग बन गए थे 1947 में। उसके बाद धीरे धीरे उर्दू का पतन होता जा रहा था, ठीक है। उर्दू कल्चर है या उर्दू लैंग्वेज है या उर्दू पोइट जो पोएम है, तो डिक्लाइन ऑफ उर्दू कल्चर इसका, या आप ध्यान रखोगे इन कस्टडी है ना उसका मेन जो थीम है वो उर्दू कल्चर की जो पतन है, या उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू पोइट्री है, उसका पतन है, उसके बारे में है ये। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नोवेल कॉन्ट्रास्ट लाइफ इन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट। ऐसा कौन सा नोवेल है जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट है ना उनके लाइफ के बीच में अंतर प्रकट करता है? जर्नी टू इथाका, फास्टिंग फीस्टिंग, बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे, क्लियर लाइट ऑफ द डे। तो हमने देखा कि क्लियर लाइट ऑफ द डे है ना वो तो फैमिली का जो डिकेइंग होता है, होम का डिकेइंग होता है, उसके बारे में है। बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे है ना मित्रों, ये है, जैसे इसमें क्वेश्चन नहीं आया मैं आपको बता देता हूँ। बॉम्बगार्टनर्स है ना एक व्यक्ति है जो जर्मनी से आया, वो यहूदी है। जर्मनी से आया हुआ एक जू है, यहूदी है, जो बॉम्बे में रहता है। उसको वहाँ पे, क्योंकि वो यहूदी है और उसको वहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और उसका जो धर्म है वो यहाँ अपने इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है उससे मैच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उस बारे में है ये, ठीक है। और जर्नी टू इथाका है, उसमें 2 लवर्स है जो क्या करना चाहते हैं, इंडियन आश्रम के द्वारा जो इनलाइटमेंट है वो प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं। किससे? वहाँ इंडियन आश्रम के द्वारा। तो इंडियन आश्रम से संबंधित कोई चीजें आए ना तो वो जर्नी टू इथाका आएगा, ठीक है। और बॉम्बगार्टन बॉम्बे आपको बता दिया भी यहूदी है, एक जर्मन यहूदी के बारे में जो बॉम्बे में रहता है, जिसको विरोध का सामना करना पड़ता है। वो वहाँ पे बिल्कुल ही वो मैच नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी नहीं है, अपने हो जाएगा फास्टिंग फीस्टिंग। अब मित्रों जो 1999 को आया हुआ ये फास्टिंग फीस्टिंग है ना 1999 में पब्लिश हुआ है, और इसके अंदर जो लाइफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट है उसके बीच में अपने तुलना की गई है, उनको जो डिफरेंस है वो बताया गया है। विच थीम इज एक्सप्लोर्ड इन फास्टिंग फीस्टिंग। और इसमें कौन सा थीम है वो व्यक्त किया गया? जो 1999 में फास्टिंग फीस्टिंग पब्लिश हुआ उसके अंदर किस प्रकार की थीम है, तो उसकी कहानी आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट है वो उमा है, ठीक है। उमा प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का नाम ध्यान रखेंगे, और इसके ब्रदर का नाम है अरुण, ठीक है। अब नाम से पहले देखिए, नाम से बड़ा अच्छा लगेगा। फास्टिंग जो है ना, इससे याद हो जाएगा, फास्ट होता है उपवास, ठीक है, और फीस्ट होता है दावत। उमा तो क्या कर रही है, उमा क्या है, इसकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है और ये अपने पेरेंट्स के घर पर रहती है, ठीक है। इसका भाई अरुण आगे की पढ़ाई करने के लिए यूएस चला जाता है, यूएस से वो चला जाता है। तो वहाँ पे उमा तो देखो इंडिया के अंदर रह रही है, एक परंपराओं के बंधन में बंधी हुई है। फास्ट का अर्थ एक संयमित होता है, संयमित यानी कंट्रोल्ड उसका लाइफ है, ठीक है। एक तो उपवास हो गया, एक उसका उपवास कैसे कर सकते हैं? जब अपने संयमित है, कंट्रोल्ड है, तभी उपवास कर सकते हैं। फिस्ट होता है जिसमें दावत, जिसमें एक्सेसिव चीज हो, बहुत ज्यादा हो। तो उमा यहाँ पे इंडिया में तो कंट्रोल्ड लाइफ जी रही है, और उसका भाई है वो अरुण क्या करता है, वहाँ पे किसी एक जो यूएस के एक परिवार उसके साथ वहाँ रहता है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खाने को चीजें हैं, फिस्टिंग है, एक्सेसिव चीजें हैं। लेकिन अरुण पाता है कि वहाँ पे चीजों की कोई कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो भावनात्मक चीजें है ना, भावनात्मक मूल्यों की वहाँ पे कमी है, उसको वहाँ पे खोखलापन नजर आता है, ठीक है। तो इंडिया और यूएस है ना, उन दोनों की डिफरेंस को बताया गया। बहुत प्यारा नोवेल है ये
फास्टिंग फिस्टिंग। तो इसमें क्या बताया गया है, इसकी जो थीम है ना वो बताइए। स्पेस एक्सप्लोरेशन, जेंडर रोल्स एंड कल्चरल कॉन्ट्रास्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म, सुपरनेचुरल इवेंट्स। सुपरनेचुरल इवेंट्स नहीं है, इकोनॉमिक रिफॉर्म भी नहीं है। बात अपने कर रहे थे जेंडर रोल्स एंड कल्चरल कॉन्ट्रास्ट की। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट इंडिया का और यूएस का हो गया कि दोनों का अंतर है। जेंडर में मतलब उमा है, एक लड़की है, तो इंडिया के अंदर उसको एक बांध के रखा जा रहा है, और अरुण है उसको आजाद छोड़ा जा रहा है। तो ये जेंडर रोल को दिखाता है ना, जेंडर डिफरेंस को दिखाता है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय अनीता देसाई वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों कि बुकर प्राइज के लिए अनीता देसाई के जो नॉवल है ना, कौन सा नॉवल है जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। ठीक है, देखिए अनीता देसाई की पुत्री को तो ये बुकर प्राइज मिल गया, किरण देसाई को, लेकिन इनको आज तक नहीं मिला, लेकिन इनको शॉर्ट लिस्टेड बार बार किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितनी बार शॉर्ट लिस्टेड किया गया। तो क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980, इन कस्टडी 1984, फास्टिंग फिस्टिंग 1999, ऑल ऑफ द अबव। तो मित्रों 3 बार है ना इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनीता देसाई कितनी बार बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, शॉर्ट लिस्टेड किया गया। 3 बार। पहली बार क्लियर लाइट ऑफ द डे के लिए 1980 को पब्लिश हुआ था, 1980 को इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया। इन कस्टडी जो सेकंड नॉवल इनका, सेकंड बार इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया 1984 को पब्लिश हुआ था ये, और इसी साल में इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। फास्टिंग फिस्टिंग भी इसी साल इन्होंने लिखा था 1999 को, इसी साल इनको पब्लिश उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों नॉवल है ना, क्लियर लाइट ऑफ द डे, इन कस्टडी, फास्टिंग फिस्टिंग, एक बार दोबारा आप इनकी जो प्रोटैगनिस्ट है, थीम है, दोबारा चेक कर लेना जरूर। इनको चेक किया मतलब दोबारा रिपीट कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो मित्रों आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से मुझे बताओगे। और मित्रों आपको ये सेशन कैसा लगा वो भी आपको जरूर बताना है। अभी मित्रों अनीता देसाई के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, अगले सेशन में अपने अनीता देसाई के कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अनीता देसाई को और कहीं से आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट ना इधर से आने के पूरे चांसेज है। क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा अपने आरपीसी सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चन देखे हैं उस हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें बताई। तो 40 क्वेश्चन में तो आपको 1-2 क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन मुश्किल से आएगा। तो एक क्वेश्चन आएगा तो 40 क्वेश्चन करोगे तो एक पक्का आ जाएगा। इसके अलावा मैंने खूब सारे आपको पता है फैक्ट है ना, 40 क्वेश्चन के अंदर ही मैं काफ़ी फैक्ट आपको एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ, तो वो भी आप नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो मित्रों अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित आपके पास कोई चैनल है तो उस पर शेयर अवश्य करना, और सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है मित्रों। क्योंकि आपका जो लाइक और सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब और एक टोनी का काम करता है। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आया हूँ और कई साथी इस प्रकार के कमेंट कर देते कि सर आप सेकंड ग्रेड को भूल ही गए, तब जाके कहीं ना कहीं मैं वापस उठा हूँ। तो अगर आपको पूरा इंडियन ऑथर्स कंप्लीट करने हैं ना, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब में कमी नहीं रखनी है। इसके साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, चाहे छोटा सा कमेंट करें, थैंक यू का कमेंट करें, जरूर करें। और साथ में अपना स्कोर भी मित्रों जरूर बताएं। और मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अगला जो पार्ट 2 है ना, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे आप जाइए। अगला पार्ट अगर आपको वहाँ पे अगला पार्ट मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर इस सेशन के अंत तक आप बने रहते हैं तो आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे अगला पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो मित्रों स्वस्थ रहिए और ईमानदारी से आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।